स्वागत है आप सभी का कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई लगातार बलरामपुर में, जिसमें कायदे से कक्षाएं संचालित करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। जिसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया कि किसी न किसी माध्यम से आप लोगों से जुड़े रहें, आप लोगों से थोड़ा बहुत कंटेंट जो 15 और 16 में होने वाली परीक्षा, पेट की परीक्षा है, उसके लिए पहुंचाया जाए। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ और फिर एक एक करके बात करते हैं। इसमें से केवल कुल मिला के 15 प्रश्न है, तो ऐसा नहीं कि केवल 15 प्रश्नों की बात की जाएगी। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी इंक्लूडेड या और भी चीजें जो क्या कहते हैं ना कि बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलती चली जाएगी। ठीक, तो जो पहला प्रश्न ये है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। ये लोग, आप लोग पहले से अगर पढ़े हो जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था, कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मार्केट आधारित होती है। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था इकलौती अर्थव्यवस्था है जहां पे सब कुछ सरकारी नियंत्रण में चलता है। ठीक है, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो किसके आधार पर होंगी, सरकारी नियंत्रण के आधार पर चलती हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कुछ बाजार पे होगा और कुछ सरकार पे होगा। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या सही चला जाएगा, सरकार द्वारा अगर अर्थव्यवस्था नियंत्रित की जा रही है तो कौन सा हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इससे रिलेटेड प्रश्न पिछले साल पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जो नेचुरली प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, जो प्राकृतिक या नैसर्गिक तौर पर हमको प्राप्त होते हैं, उनको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ द्वितीयक क्षेत्र यानी जिनमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है, उनको द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जाहिर सी बात है, ठीक है, कि कच्चे माल का प्रयोग उद्योगों में किया जाता है, इस वजह से जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र होगा, ठीक है, कौन सा, जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र होगा वही औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ध्यान रखना, ऐसे सवाल बनाए गए हैं और बनाए जाते रहे। फैक्चुअल सवाल है एकदम से कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है। तो किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित क्या है, जो डाटा जारी किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित डाटा जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न है कि ICOR की कमी किसको सूचित करता है। ICOR दरअसल क्या होता है कि इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी वर्धमान पूंजी उत्पादन अनुपात, यानी ICOR बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा O। यानी आप किसी भी उत्पादन को 1 यूनिट बढ़ाना चाहते हैं, आप 5 क्विंटल का उत्पादन कर रहे हैं, आप उसको 6 करना चाहते हैं, तो उस 1 यूनिट को बढ़ाने में, उत्पाद को बढ़ाने में कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, उसको ICOR कहते हैं। अब ICOR का मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेहतर प्रबंधन। जाहिर सी बात है, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी आप आउटपुट बेहतर ले सकते हैं या बेहतर उत्पाद ले सकते हैं। बेहतर निवेश, सीधी सी बात है कि आप किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर उसका वो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर रही है या उसका जो उत्पाद है वो बहुत कायदे और करीने तरीके से बाहर नहीं जा रहा है, तो आपका निवेश क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी अगर जैसे बात है ना कि अब कोई कंपनी 1 करोड़ रुपए में 5 करोड़ का इनपुट आउटपुट देती है, 1 करोड़ के इनपुट पे, वही दूसरी कंपनी 2 करोड़ के इनपुट पे 5 करोड़ का आउटपुट देती है, तो जाहिर सी बात है कि जो कम लागत में ज्यादा आउटपुट दे, लाभ दे, वो ज्यादा बेहतर होगा, वो उसका ICOR कम होगा। तो अगली चीज है कि बेहतर प्रबंधन होगा, बेहतर निवेश होगा और बेहतर साख भी होगी, क्योंकि आप कम पैसे में ज्यादा अच्छी सुविधा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी क्रेडिट अच्छी है, आपके पास ज्यादा लोग काम करने को लेकर के आएंगे। तो इसका हमारा कौन सा विकल्प सही चला जाएगा, उपरोक्त सभी,
यानी ICOR अगर कम है, आपकी क्रेडिट अच्छी है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, या आपके इन्वेस्टर्स अच्छे हैं और कायदे से आपको इन्वेस्ट करके दे रहे हैं। ठीक। अगला कि भारत में सर्वाधिक बचत किस क्षेत्र के द्वारा की जाती है। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि भारत में सर्वाधिक बचत गृहस्थ क्षेत्र के द्वारा की जाती है। सरकार की बचत 90% टाइम निगेटिव रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है या सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी कंपनियां हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में बचत नहीं कर पा रहे हैं, और निजी निगम का भी योगदान बहुत ज्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो हाउस होल्ड सेक्टर का बचत सबसे ज्यादा है, कारपोरेट सेक्टर का उससे कम है, और सबसे कम किसका है, गवर्नमेंट सेक्टर का बचत। ठीक। तो भारत में आज भी सर्वाधिक क्षेत्र जो बचत है वो किसके द्वारा की जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार का अंग नहीं है। पहली चीज तो मुद्रा बाजार क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जहां एक वर्ष से कम के लिए वित्त की उगाही की जाती है, यानी वहां से लोन लिया जाता है। तो जितने भी ये अन्य मार्केट हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को छोड़ करके, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़ करके सारे वाणिज्यिक बैंक हैं वो मुद्रा बाजार के अंतर्गत आते हैं। कॉल मार्केट तो एक दिन के लिए बेस पे चलता है, रेपो मार्केट भी अल्पकालिक ऋण है। तो इस वजह से NBFC नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां किस में आते हैं, पूंजी बाजार में आते हैं। इधर से ये मुद्रा बाजार के अंग नहीं है। तो ये देखना, जो भी एक क्लास में डिस्कस हुआ होगा, टेबल बनवाया गया होगा, कौन सा मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है, कौन सा क्या कहते हैं पूंजी बाजार के अंतर्गत आता है। तो इसको एक बार अच्छे से ध्यान रख कर देख कर जाना। अगला प्रश्न है कि RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। RBI की स्थापना दरअसल हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1934 में की गई थी, और 1935 से इसका परिचालन प्रारंभ हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, वो है शाही आयोग। तो शाही आयोग की सिफारिश पर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड क्या कहते हैं मैनेजमेंट करके एक आयोग बना था हिल्टन और यंग के अध्यक्षता में। तो उस आयोग की सिफारिश पर 1934 में RBI एक्ट पारित किया गया था, और 1 अप्रैल 1935 से RBI का परिचालन प्रारंभ हुआ था। वो कार्य जो पहले मुद्रा जारी करता उसका प्रबंधन का कार्य RBI को दिया गया, जो इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। ठीक। अगला, SBI का पुनर्गठन, अगला सवाल जो है वो SBI का पुनर्गठन कब किया गया। SBI जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो उस समय पे पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसको दे दिया गया, भारतीय संविधान सभा, जो उस समय पे किसके तौर पे कार्य कर रही थी, अंतरिम सरकार के तौर पर कार्य कर रही थी। लेकिन वो हस्तांतरित हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको नाम से दिक्कत थी कि ये ब्रिटिश के द्वारा नाम दिए गए हैं, या कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए। लेकिन अंततः जाकर के 1955 में RBI का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन और उसका पुनर्नामकरण करके एक नए नाम से शुरू किया गया। उसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक प्राधिकारी के तौर पर कौन कार्य करता है। मौद्रिक प्राधिकारी यानी जो मौद्रिक नीतियां बनाता हो। तो भारत में मौद्रिक प्राधिकारी के तौर पर कौन कार्य करता है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, वो है RBI बनाता है। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति बनाता है। वित्त आयोग टैक्स डिवीजन को, यानी कर का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसको तय करता है। और सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। लेकिन जो मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर कार्य करता है वो कौन सी संस्था है, वो है RBI। ठीक। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है ग्राहकों के लिए न्यूनतम ब्याज दर। ठीक है, ग्राहकों के लिए न्यूनतम ब्याज दर किस आधार पर तय किया जाता है। अब ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब ग्राहकों के लिए पूछा जा रहा है। पहला जो विकल्प है रेपो रेट, रेपो रेट बैंक और RBI के बीच का संबंध है। दूसरा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, जो कि किसके जगह पे लाया गया है, रिवर्स रेपो रेट की जगह पे लाया गया है। यह भी क्या है कि बैंक और RBI के बीच का संबंध है। अगला है कॉल रेट, कॉल रेट भी
एक दिन के उधारी पर एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है एक दिन की उधारी को लेकर के, तो उसको कॉल दर, यानी ये भी किसका है, बैंक टू बैंक का संबंध है। बाकी संबंध आरबीआई टू बैंक के हैं। तो बचा हमारे पास क्या, वो है आधार दर यानी बेस रेट। बेस रेट के आधार पर जो बैंक है आरबीआई से लंबे समय का लोन लेते हैं, फिर उसको ग्राहकों में पुनर्वितरित करते हैं। तो इस आधार दर के आधार पर ग्राहकों के लिए ब्याज दर निर्धारित की जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर बैंकों ने आरबीआई से 4% पे लोन लिया है लंबे समय के लिए, 2 साल के लिए, तो वो लोन आगे जा करके वो आपको देगा 4.5% पे या फिर 4.05% पे, जो भी है, कुल मिलाकर 4% से नीचे पे वो लोन आपको नहीं देगा। ठीक, तो आधार दर किसके आधार पर क्या हो गया, न्यूनतम ब्याज दर का निर्धारण हो गया। अगला प्रश्न, किसी ऋण को कितने दिन बाद एनपीए घोषित किया जाता है। ये इस बार के लिए एनपीए सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, क्योंकि इस बार सुदर्शन सेन समिति की गठन किया गया था, जो कि एआरसी कंपनी यानी एनपीए से निपटने के लिए जितनी भी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं उनके कार्यों की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। तो वो समिति की वजह से और अन्य बहुत सारे फैक्टर हैं, तो उसकी वजह से एनपीए इंपॉर्टेंट बनता है। तो किसी भी लोन को, जो खासकर पर्सनल लोन या अन्य लोन है, 90 दिन के बाद उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। और भारत इस समय पे बहुत बड़े पैमाने पर एनपीए की समस्या से जूझ रहा है। इसको निपटने के लिए बैड बैंक का भी गठन किया गया है। तो बैड बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या उसका कार्यकारी सदस्य अध्यक्ष कौन है, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक, तो किसी भी ऋण को एनपीए कितने दिन बाद घोषित किया जाता है, 90 दिन के बाद। लेकिन अगर वो लोन फसल के लिए दिया गया है, यानी कि किसानों को दिया गया है, तो उसमें 2 फसल चक्र यानी 2 हार्वेस्टिंग सीजन, 2 फसल चक्र या 90 दिन। ठीक, अगला सवाल कि निम्न में से कौन सी समिति वित्तीय समावेशन के लिए गठित की गई थी। बहुत सारी समितियां हमने बात की है क्लास में, लेकिन उनमें से स्पेसिफाइड करके पीछे पूछा गया कि वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब यही होता है कि देश की समस्त जनता को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, जिसके लिए बड़े पैमाने पर एक जनधन खाता के नाम से या प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से योजना चलाई गई थी। तो वित्तीय समावेशन के लिए जो गठित समिति थी वो थी दीपक मोहंती समिति। बाकी अन्य समितियां भी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे विमल जालान की हो, चाहे उर्जित आर पटेल की हो, या नचकेत मोर की समिति हो, उसको भी ध्यान में रखना। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाए तो उसके लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, वो थी दीपक मोहंती समिति। ठीक, अगला प्रश्न, किस निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। तो इस ऐसे भारत में 3 फंड है, संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, लोक लेखा निधि और आकस्मिकता निधि। भारत में ऐसे कितने फंड हैं, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है उसके लिए, सबके लिए नहीं पारित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी निधियां काम करें, संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा निधि। संचित निधि क्या होता है, वो पैसा जो सरकार का है और सरकार के पास, मैनेज आरबीआई करता है वो अलग चीज है, लेकिन सरकार का पैसा जो सरकार के पास है वो किस में जमा होता है, वो संचित निधि में जमा होता है। लोक लेखा निधि में क्या होता है, वो पैसा जो लोगों का पैसा है या जनता का पैसा है, लेकिन किसके पास मैनेज किया जा रहा है, वो सरकार के पास मैनेज किया जा रहा है। ठीक, आकस्मिकता निधि क्या होता है, आकस्मिकता निधि बाई चांस, जैसे मान लो इसमें बलरामपुर में फ्लड है, बलरामपुर में बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई, अब इसके लिए जाके ग्रांट पारित करवाना, उत्तर प्रदेश सरकार जाए केंद्र सरकार से बजट यानी सप्लीमेंट्री ग्रांट पारित करे कि हमारे यहाँ यह समस्या है, इसके लिए 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसके लिए आकस्मिकता निधि यानी कंटिजेंसी फंड का गठन किया गया, जो राष्ट्रपति के अंतर्गत वित्त सचिव उसको मैनेज करता है कि जब भी ऐसी आकस्मिक जरूरत पड़ेगी, खासकर आपदा की स्थिति उत्पन्न होगी, तो वो पैसा एडवांस के तौर पर सरकार को दिया जा सके। ठीक, इन सबके अलग अलग प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं, तो वो संविधान में जो भी प्रावधान जहां पे दिए गए उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, और भविष्य निधि क्या होता है कि आपकी सैलरी से पैसा कटता है और उस सैलरी से पैसा कटने के बाद आपको रिटायर होने के बाद आपको मिलता है, यानी आपके फ्यूचर के लिए, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब सवाल ये था
किस निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है? तो विनियोग विधेयक पारित किया जाता है संचित निधि से पैसा निकालने के लिए। बाकी किसी अन्य के लिए नॉर्मल रूल और रेगुलेशंस की जरूरत होती है, सामान्य तरीके से भी पैसा निकाला जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है जो वो है कि भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारक कौन है? राजकोषीय नीति बनाने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। ठीक, नीति आयोग प्लानिंग करता है, आरबीआई मौद्रिक नीतियां बनाता है, वित्त आयोग टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, बचा जो वित्त मंत्रालय है यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो राजकोषीय नीति के बारे में बताता है कि बजट व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कर संरचना क्या होनी चाहिए, और घाटों के बारे में कि प्राथमिक घाटा कैसे चल रहा, राजकोषीय घाटा कैसे चल रहा, बजट डेफिसिट कैसे चल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। 1998 से भारत में संतुलित बजट बनाया जाता है, यानी भारत में जितनी अनुमानित प्राप्तियां हैं यानी रिसीव्स और एक्सपेंडिचर को बराबर रखा गया। तो 1998 से क्या है, भारत में बजट घाटा क्या है, शून्य है। ठीक, अगला प्रश्न कि किसी देश में आर्थिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। ठीक, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल। आर्थिक प्रगति के लिए अनिवार्य है, उसमें से जनसंख्या वृद्धि तो कतई नहीं होगा, बी ऑप्शन हम हटा लेते हैं। उसके अलावा अगर तकनीकी प्रगति की बात की जाए तो तकनीकी प्रगति भी होगी तब भी आर्थिक समृद्धि हो सकती है, व्यापार में वृद्धि होगी तब भी आर्थिक समृद्धि हो सकती है, लेकिन ये दोनों चीजें डिपेंड एक बात पे करेंगी, वो है पूंजी निर्माण पे। तो आर्थिक प्रगति होने के लिए अनिवार्य क्या है कि वहां उस देश में क्या होना चाहिए, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना फंड के आप व्यापार वृद्धि नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूंजी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, सेविंग प्लस कलेक्शन उस सेविंग का और प्लस उसका इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग होगी उस बचत को इकट्ठा करके एक जगह पे निवेश किया जाएगा तभी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाएगी या कोई कंपनी नए तरीके से व्यापार कर पाए। तो इस वजह से किसी देश में इकोनॉमिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो है कैपिटल फॉर्मेशन की बात। ठीक, तो ये लास्ट सवाल था। बाकी आप उम्मीद करते हैं कि इस बाढ़ की स्थिति में भी आप लोग स्वस्थ होंगे और इसी तरह से आप लोग फॉलो करते रहिए और देखते रहिए, और अगली वीडियो के लिए हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।